हेलो गाइस, मैं आज आपको क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.2 कराने वाला हूँ। ठीक है, और एक्सरसाइज 3.1 मैं इससे पहले वाली वीडियो में करा चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ग्राफ बना रखा है, क्योंकि ग्राफ बनाना थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, जो मैंने पहले वाली वीडियो में आपको ग्राफ बनाना सिखाया है। ठीक है, ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ पर एक ग्राफ है। तो इस ग्राफ में क्या होगा, जैसे कि हमारे पास कोई दो इक्वेशन होती है। जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं 2x + 4y = 6। यहाँ पर ले सकते हैं 6x + 7y = 11। कोई हमारे पास जनरली एग्जांपल की तरह मान लो कोई इक्वेशन है। ठीक है, और इन इक्वेशन का जो ग्राफ आया है वो ग्राफ इस तरह से आया है। कुछ जो ग्राफ आया है ये कुछ इस तरह से आया है, यहाँ से इस तरह से। ठीक है, मान लीजिए 4 है, तो ये ऐसे पॉइंट पर कट गया। जो इन एग्जांपल लेके बता रहा हूँ मैं, जैसे आप सॉल्व करते, मैंने पहले वाली वीडियो में बताया है। ज़्यादा क्लियरिटी के लिए आप पहले वाली वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये कट चुका है, तो एक पॉइंट पे तो कट गया। ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर गया इस पॉइंट पर, एक पॉइंट पर करा है, क्योंकि एक जगह कट करा तो 1 पॉइंट पर कटा है। ठीक है, अब इंटरसेक्टिंग लाइन, जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन का वन सोल्यूशन होता है। ठीक है, जैसे ये इंटरसेक्ट कर गई एक दूसरे को। ठीक है, इसी को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। जैसे कि एक कोई लाइन एक दूसरी लाइन को कट कर जाए, इसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। ठीक है, और इसका वन सोल्यूशन होता है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन भी बोल देते हैं। यूनिक आप जानते होंगे, अनोखा होता है यूनिक का मतलब। ठीक है, और इसी को हम बोल देते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, अब ये जो ये है, अब दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन की प्रॉपर्टी है। अब एक होती है दूसरी पैरेलल लाइन। जैसे ये तो इंटरसेक्ट कर गई, पैरेलल कैसे होती है आप जानते हो। जैसे कोई दो लाइन ऐसे पैरेलल हो, इसको पैरेलल लाइन बोलते हैं। कोई भी लाइन, जैसे ग्राफ में बता रहा हूँ मैं, जैसे ग्राफ में को अब तो ये दो लाइन इंटरसेक्टिंग होती, कोई दो लाइन ऐसे भी आ सकती थी, ऐसे भी आ सकती थी। अगर ऐसे ग्राफ में कोई पैरेलल लाइन आ जाती तो उसके कितने सोल्यूशन होते, तो उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, और इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और तीसरा है कोइंसिडेंट। अब जैसे ग्राफ में एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन आ सकती थी, पैरेलल भी आ सकती थी, ऐसे भी आ सकती थी। जैसे यहाँ से कोई ग्राफ में ही कि एक लाइन यहाँ गई और दूसरी भी यहाँ से ही चली जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। पहली लाइन गई और दूसरी लाइन भी इधर से ही चली गई, तो कोइंसिडेंट बोलते हैं। अब इसके सोल्यूशन कितने होंगे, इसके तो इन्फिनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। हमें क्या पता हो कितनी बार कट कर रही होगी इसको, तो इसको बोल देते हैं हम इन्फिनाइट सोल्यूशन। और इसको भी बोलते हैं कंसिस्टेंट। जो कट करेगी उसको कंसिस्टेंट ही बोलते हैं। ठीक है, अब ये कैसे है, ये a1x + ये b1y 1y + c1 = 0। a1 है, b1 है, c1 है, ये क्या हमारे वेरिएबल है, और इनकी जगह कुछ और भी आ सकता है। ठीक है, और ये कैसे, ये होगा a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, ये वेरिएबल हमारे जगह कुछ भी आ सकता है। यदि इंटरसेक्टिंग लाइन होती, जैसे कोई ग्राफ में इंटरसेक्टिंग लाइन दिख गई हमें पता चला ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन के ये कैसे होती है, a1, ये वाला a1 और ये वाला a2, वो डज नॉट इक्वल टू हो जाता b1/b2 के। ठीक है, इसको बोल देते हैं हम क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इसी को आप जानते हैं वन सोल्यूशन, जो मैंने आपको बताया था, वन सोल्यूशन। ठीक है, और इसको कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है, और दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है हमारी पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कैसे होती है, पैरेलल लाइन में होता है कि जो हमारा a1 है, ये a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के। ठीक है, पर लेकिन डज नॉट इक्वल होगा c1/c2 के। ठीक है,
इसको क्या बोलते हैं, पैरालाइन बोलते थे, और इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता और ये इनकंसिस्टेंट होती है, इनकंसिस्टेंट। और तीसरी क्या होती है आपकी ये वाली कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मैंने आपको बताया था, कोइंसिडेंट में क्या होता है, जब A1 हमारा A2 के इक्वल है, B1 भी हमारा B2 के इक्वल है और C1 भी हमारा C2 के इक्वल है, ठीक है। और इसके तो बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं और इसी को बोलते हैं, जो मैंने बताया था आपको, इन्फिनाइट सोल्यूशन, ठीक है। और इसको कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, जिसके सोल्यूशन होते हैं उसको कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये अभी आपको ये लर्न करने वाली चीज़ थी गाइज, ठीक है। अब मैं एक्सरसाइज 3.1 कराता हूँ। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप एक्सरसाइज तभी करें जब आपको ये याद हो जाए या लर्न हो जाए, ठीक है। आप इनको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लो तभी आप एक्सरसाइज करना। तो एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। आपको क्या करना है, पहले आपको फॉर्म करनी है लीनियर इक्वेशन, ठीक है, और फिर आपको उनको सोल्यूशन बताना ग्राफिकली, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ठीक है, पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्यूज। 10 स्टूडेंट है क्लास 10वीं में और कोई मैथमेटिक्स का क्यूज हो रहा है, क्यूज एंड कॉम्पिटिशन हो रहा है, उसमें उन्होंने भाग ले रखा है। तो इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल 4, उसमें कह रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल है वो 4 है, मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि 4 गुना ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज़ से। तो गर्ल्स को हम पहले क्या मान लेते हैं, क्वेश्चन जो 1 है एक्सरसाइज 3.1 का, जो मैं पहले दिया रखता है हम इसको एक्स मान लेते हैं। तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल बी एक्स मान लिया, और लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ भी वाई मान लिया, ठीक है। तो टोटल कितने स्टूडेंट थे, एक्स हमारी गर्ल हो गई और वाई हमारे बॉयज़ हो गए, टोटल थे 10 स्टूडेंट, ठीक है। और इसको इक्वेशन बोल देते हैं फर्स्ट, ठीक है। अब कह रहा है कि जो हमारी एक्स गर्ल थी, ठीक है, जो वो बॉयज़ की 4 गुना ज़्यादा थी, ठीक है। तो इसलिए हमें 4 से +4 कर दिया, तभी तो इसके बराबर होगा, गर्ल्स और बॉयज़ ये बराबर हो गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाई को एक्स के पास ले जाएंगे, तो x माइनस वाई इजकल टू 4 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ठीक है। तो जो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था, लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने के लिए बोला था, एक ये हो गई और इसको सेकंड बोल देते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन तो फॉर्म हो गई। तो अब क्या करना है, जैसे हम पहले करते थे कि एक बार इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 कर देंगे और y की वैल्यू 0 कर देंगे, एक बार इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू 0 कर देंगे और y की वैल्यू 0 कर देंगे, ठीक है। पहले लेते हैं x प्लस वाई इजकल टू 10 और x माइनस वाई इजकल टू 4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम एक बार x की वैल्यू 0 रख देंगे, x की वैल्यू 0 रखी तो 0 प्लस वाई इजकल टू 10, तो y बराबर आ गया 10, ठीक है। और एक बार y की वैल्यू 0 करी तो x प्लस वाई की वैल्यू 0 कर रख देंगे यहाँ पर, तो 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, देन और एक्स वाई, ठीक है। हमने x की वैल्यू 0 रखी थी तो y की वैल्यू 10 आ गई थी, ठीक है। y की वैल्यू 0 रखी थी तो x की वैल्यू 10 आ गई थी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा। ये हम क्यों कर रहे हैं, हम ग्राफ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें ग्राफ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से हम x की वैल्यू 0 रख देंगे, तो क्योंकि हम ऐसे तो दिखा नहीं सकते, क्योंकि हमें जब कोई सोल्यूशन आएगा हमारे पास, ठीक है, तभी तो हम उस ग्राफ पे दिखा सकते हैं। क्या x माइनस वाई इक्वल टू 4 को हम ग्राफ पे दिखा सकते हैं, नहीं। इसका जो सोल्यूशन आएगा तो इसको ही तो दिखाएंगे। हम x की जगह 0 लिख रहे हैं, आप 1 ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, और नंबर ले सकते हो, औरों को दिखा सकते हो ग्राफ में, ठीक है। इसकी कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन हम एक टाइम लिमिट होता है, इसलिए हम बस x की वैल्यू 0 तक ही निकालते हैं। आप चाहो तो 1 की निकाल सकते हो, 2 तक भी निकाल सकते हो, ठीक है। x की वैल्यू 0 रखी तो 0 माइनस वाई, ठीक है, इजकल टू 4, तो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा y, इधर से माइनस चला जाएगा तो y माइनस 4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब y की वैल्यू 0 रखते हैं, अब y की वैल्यू 0 रखी तो x माइनस 0 इजकल टू 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 ही आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई बन गया हमारे पास। फिर से x की वैल्यू हमने जब 0 रखी
एक्स की वैल्यू सॉरी 0 रखी, वाई कितना आया था हमारे पास, वाई -4 आया था, ये मिस्टेक से हो गई थोड़ी सी, और वाई की वैल्यू जब 0 रखी तो एक्स +4 आया, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक है, अब आपको ग्राफ में कैसे दिखाना है, ठीक है, तो हम ग्राफ यहीं बना लेते हैं छोटा सा। आपको इतना तो पता है ये एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। ठीक है, तो हम 0 1 2 3 4 5 डैश 10 और आगे चलते रहेंगे ऐसे ही। ठीक है, ये भी 1 1 2 डैश, ये ऐसे ही चलते रहेंगे 10 तक, यहाँ पर +3 बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे ही -1 -2 -10, फिर आगे चलते रहेंगे ऐसे ही, -1 -2 -3 -10 आगे चलते रहेंगे ऐसे ही। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 10, तो एक्स की तो 0 हो गई और वाई की है 10, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या 0, 10। ठीक है, दूसरे में क्या है, दूसरे में एक्स की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू 0, तो वाई की वैल्यू 0 होगी तो एक्स की वैल्यू होगी 10, तो 10, 0। ठीक है, तो हम याद रखना ये पहले वाला एक्स होता है, ये दूसरा वाला वाई होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक्स की वैल्यू 0, ठीक है, वाई की वैल्यू -4, और वाई कहाँ पर है, हमारा वाई यहाँ पर होता है और एक्स यहाँ पर होता है, वाई डैश और एक्स डैश। वाई की वैल्यू -4 इसमें मिलेगी, यहाँ पर -4 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये अब हो जाएगा यहाँ सब। ठीक है, फिर कितना है, एक्स की वैल्यू है 4, वाई की वैल्यू है 0, तो ये हो जाएगा 4, 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इन लाइनों को मिला देंगे, इस वाली लाइन को मिला देंगे इससे, इन दोनों का और इन दोनों को मिला देंगे अब एक दूसरे से। ठीक है, -4 से कहाँ से जाएगा, इस वाले 4 से। ठीक है, ये हमें ग्राफ में दिखाना था और ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसी का जो दूसरा पार्ट है इसको देखते हैं कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन, मैंने आपसे बोला था कि जो भी पहले आए इसको हम x मान लेंगे, लेट द पेंसिल x और लेट एंड द 7 पेन टुगेदर कोस्ट ₹50 एंड 7 पेंसिल एंड 5 पेंसिल टुगेदर एंड 46। तो ये कह रहा है कि हम 5 पेंसिल और 7 पेन लिए एक साथ तो ₹50 के पड़े, 7 पेंसिल और 5 पेन लिए तो एक साथ तो ₹40 के पड़े। तो आपको कॉस्ट निकालनी है पेंसिल की और एक पेन की। ठीक है, तो आपसे पहले पेंसिल दे रखी है, हमें क्या पता एक पेंसिल की कितनी कॉस्ट है, तो हम एक पेंसिल की जो कॉस्ट मान लेंगे x मान लेंगे और एक पेंसिल की जो कॉस्ट मान लेंगे हम y मान लेंगे। ठीक है, तो इसका सेकंड, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, bx, let the cost of 1 pen py मान ली। तो हमें कितना बोला था, 5 पेन दिए गए थे, यानी 5x, क्योंकि हम पेन तो x माना है, और 7 पेंसिल और पेंसिलों ने y माना है। कॉस्ट कितनी थी, ₹50 जी। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। बाद में कह रहा है कि 7 पेन लिए, ठीक है, और 5 पेन ये लिए पेंसिल, तो हमें कितने रुपए की पड़ी, 46 की पड़ी, तो इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं। ठीक है गाइस, अब इस क्वेश्चन में जैसे हमने पहले किया था सेम ऐसे ही करना और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, हमें x की वैल्यू 0 रखनी है, y की वैल्यू 0 रखनी है, इसमें भी x की वैल्यू 0 रखनी है, y की वैल्यू 0 रखनी है। जो भी आपका आंसर आएगा आप इसको ग्राफ पे दिखा देना है। गाइस ये आपके लिए होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को खुद करो, कुछ तो होमवर्क लो आप भी। ठीक है, अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। और गाइस अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ तो कमेंट करके बता देना, वैसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्वेश्चन 2 में क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2
comma b1 upon b2 and c1 and c2. Find out whether the lines representing flowing pair of linear equation intersect at point parallel and coincident. गाइस अब यही बताना है जो मैंने आपको पहले बताया था ना कि हमें ये बताना है कि पैरेलल लाइन है, कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग लाइन है, हमें बस अब ये पता करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है इसका, पहला क्वेश्चन करते हैं। फाइव एक्स माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ये हमारा a1 अपॉन a2 का, हमारा a1 क्या है, हमारा a1 अपॉन a2, तो a1 क्या 5 और a2 क्या 7। ठीक है, हमारा b1 अपॉन b2, b1 क्या है -4 और b2 क्या है 6। ये 2 से कट रहा है तो काट दो, जितना कट सके उतना काट दो इसको, तो अभी से ज़्यादा नहीं कटेगा। तो हमारा a1 a2 के इक्वल नहीं है क्योंकि हमारा a1 5.7 a1 a2 और b1 b2 3.2 है, तो ये सब इक्वल नहीं है। तो हम ले सकते हैं जो हमारा a1 है और a2 है वो डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 के, तो हम क्या कर सकते हैं, और जब a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b2 के होता है तो उसको क्या बोल देते हैं, हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोल देते हैं। तो बस आप ले सकते हो ये कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन से। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं सेकंड, इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या करा है देख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, नहीं आप सेकंड पार्ट खुद करना, अब मैं थर्ड पार्ट बताता हूँ आपको। थर्ड पार्ट क्या है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक गाइस, तो आपको क्या करना है, जो मैंने आपसे बताया था a1 अपॉन a2 लिखना है आपको, a1 अपॉन a2। तो a1 क्या है हमारा 6, a2 क्या है 2, b1 अब इसको काट देंगे जितना कट सकेगा तो 3 आ जाएगा, b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 क्या होता है हमारे पास, b1 कितना -3 और इसके आगे कुछ नहीं y है तो इसका कुछ नहीं होता तो हम 1 मान लेते हैं, और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस है, तो ये दोनों तो इक्वल आ गए। तो इक्वल आ गए तो हम आगे करके देखना पड़ेगा, तो c1 अपॉन c2 देखेंगे, तो c1 अपॉन c2 क्या है हमारा 10 अपॉन 9, ये इक्वल नहीं है। तो ये क्या है हमारा a1 a2 तो इक्वल है b1 अपॉन b2 के, वो इक्वल नहीं है, और c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये रन पैरेलल लाइन देखो जिसमें a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, पर डज नॉट इक्वल होता है c1 अपॉन c2 के। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, पैरेलल लाइन। ठीक गाइज, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड आउट वेदर द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन कांस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो आपको क्या बताना है, कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, जो मैंने आपसे पहले करवाए थे ये वाले, भाई इसलिए कह रहा हूँ मैं, पहले इनको अच्छी तरह से एक बार समझ ले तभी एक्सरसाइज करे, अगर आपने ये समझ लिया तो एक्सरसाइज नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो कंसिस्टेंट कौन से होते हैं आपकी, इंटरसेक्टिंग लाइन, और कोइंसिडेंट कंसिस्टेंट होते हैं, और पैरेलल इनकंसिस्टेंट होते हैं आपकी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर का थर्ड फर्स्ट पार्ट है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ठीक है गाइस, कैमरा थोड़ा सा हिल गया है। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, a1 अपॉन a2 करना है, जैसे पहले में करते आ रहे थे आप। तो a1 क्या है 3, a2 2 और b1 अपॉन b2, b1 क्या है
2 और B2 क्या है -3। तो ये A1 अपन A2 तो इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है जो हमारा A1 और A2 है वो डज नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 के, आप देख सकते हो। ठीक है, और जो इक्वल नहीं होता इसको क्या बोल देते हैं हम, इसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। आप जानते हो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, इसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। देख लो, जिसमें क्या होता है हमारा A1 इक्वल नहीं होता है, इसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं और कंसिस्टेंट होता है वो। ठीक है, अब गाइस ये सब क्वेश्चन इस तरह से ही करने हैं आपको। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आए तो कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपसे हो जाने चाहिए। अगर फिर भी नहीं होते हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन को बताने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गाइस इस तरह से कर लेना आप, या एक क्वेश्चन और बता दूँ आपको। कौन सा क्वेश्चन बताऊँ इनमें से? गाइस मैं इसका 5th क्वेश्चन को बता देता हूँ आपको। ठीक है, हमारा 5th क्वेश्चन है 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, A1/A2, A1 क्या है आपके पास 4/3 और A2 क्या है 2। ठीक है, तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2/3। ठीक है, और हमारे पास फिर B1/B2 है। B1/B2 क्या है, B1 2 और B2 3, तो ये तो इक्वल आ गए। तो C1/C2 देखते हैं। C1 क्या है 8 और C2 क्या है 12, तो 4 से कट जाएगा तो काट सकते हो, छोटा कर लो इसको, तो 2/3। गाइस ये क्या हो गया आपके पास, ये सब इक्वल आ गए और सब इक्वल आ गए, तो ये कंसिस्टेंट है। क्या है, कंसिस्टेंट। ठीक है, और कंसिस्टेंट हम किसको कहते हैं, जब सब इक्वल आ जाए तो कोइंसिडेंट को कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 50 भी हो, 3rd का 5th हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गाइस ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। विच ऑफ द फ्लोइंग, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन सोल्यूशन ग्राफिकली। तो आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है, और जो कंसिस्टेंट हो उसको ग्राफिकली दिखाना है। आपको ग्राफिकली मैंने बता दिया है, और ये भी मैंने बता दिया कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे देखते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन करके आपको बता देता हूँ और फिर आपके 3 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। जैसे x + y = 5 और 2x + 2y = 10, तो A1/A2, A1 के आगे x के आगे कुछ नहीं तो हम 1 मान लेते हैं, और A2 के हमारे पास 2, B1/B2, y के सम कुछ नहीं तो 1/2, C1/C2 तो 5/10, तो 1/10। ये सब इक्वल है, यानी कोइंसिडेंट है, यानी कंसिस्टेंट है। हमारा A1/A2, B1/B2, C1/C2, तो ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। अब ये कंसिस्टेंट है तो इन दोनों इक्वेशन में आपको क्या करना है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानना, इसको सेकंड इक्वेशन मानना, और इनमें एक बार x की वैल्यू 0 रखना और एक बार y की वैल्यू 0 रखना, एक बार x की वैल्यू 0 रखना, एक बार y की वैल्यू 0 रखना। जो भी आपके पास आंसर आए इसको क्या करना है, ग्राफ में आपको रख देना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया है, अगर आपने अच्छे से देखी होगी तो आप ज़रूर कर लोगे इन क्वेश्चनों को बस। और ये क्वेश्चन ये भी ऐसे इस प्रकार से करने हैं गाइस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इनको कर लोगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं होता तो कमेंट करके आप बता देना। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर हमारे 5 में पूछ रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन। पहले आपको क्या पता चाहिए, पेरीमीटर पता है आपको,
ठीक है, करते हैं। आपको पेरीमीटर रेक्टेंगल पता होगा कि पेरीमीटर रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है। ऐसा होता है डायग्राम, तो फॉर्मूला होता है इसका 2 इंटू लेंथ प्लस बेस। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, हाफ कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। देखो क्वेश्चन में देखो, ये कह रहा है ना पेरीमीटर रेक्टेंगल का हाफ कह रहा है, तो हाफ यानी 1/2 होता है, तो 1/2 इंटू 2 लेंथ प्लस बेस। और देखो इसका रेक्टेंगल हाफ ये हो गया। और कह रहा है कि वूज लेंथ इज़ 4 मीटर, और जिसकी लेंथ कितनी है, लेंथ 4 मीटर है, 4 मीटर मोर देन द ब्रीथ, उसकी ब्रीथ से लेंथ उसकी 4 गुना ज़्यादा है। तो लेंथ क्या है, जो उसकी लेंथ है उसकी ब्रीथ से 4 गुना ज़्यादा है, तो +4, तभी लेंथ ब्रीथ इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब और फिर कह रहा है कि इज़ 36 मीटर, 36 मीटर यानी क्या, जो इसने क्या दे रखा है, इस 36 मीटर यानी कॉमा के बाद दे रखा है, तो ये रेक्टेंगल दे रखा है 36 मीटर है। और ठीक है, वैसे भी हम कैसे पता चल जाएगा, मीटर में है तो रेक्टेंगल मीटर में। ठीक है, इससे पता चल गया। तो ये हो गया, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या हो गया यहाँ पर, लेंथ प्लस बेस इक्वल टू 36 हो गया। तो हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। ठीक है, तो L इसको इसके पास ले जाएंगे तो प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू, इसको इक्वेशन सेकंड बन गई। ठीक है, तो हम अब एलिमिनेशन रिएक्शन से वी नो डैट आप लिखोगे, वी नो डैट। हमारे पास दोनों इक्वेशन है, पहली इक्वेशन क्या है, L प्लस बी इक्वल, आप लिख सकते हो वी नो डैट फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन पुट कह रहा है एंड कैन बाई एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, L माइनस बी इक्वल टू 4, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन थी। अब आप क्या कर रहे हो, एलिमिनेशन रिएक्शन से कर रहे हो। एलिमिनेशन रिएक्शन से क्या कर रहे हो, तो प्लस का साइन पलट देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस, तो लेंथ से लेंथ कट जाएगी, तो ये प्लस प्लस 2 भी हो जाएगा, और ये आ जाएगा 32, क्योंकि 36 में 4 घटेंगे तो 32 आ जाएगा। बी में से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पर 16 आ जाएगा। तो आपकी जो ब्रिड हो गई, इसको विड्थ बोल दो या ब्रिड बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, चौड़ाई कैसे बोल दो इंग्लिश में नाम। ठीक है, अब ब्रिड्ज आ गई, तो आप इसको आप पुट कर सकते हो इन इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन सेकंड में पुट कर देता हूँ मैं। इक्वेशन फर्स्ट में पुट में कर लो या फिर इसमें पुट कर लो, आप सीधे सिंपल किसी में पुट कर लो, फर्स्ट में कर लो, सेकंड में कर लो, इसमें कर लो, आपका आंसर यही आना सेम, 16 + 4 = 20। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमें, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। अच्छा, हमें लीनियर इक्वेशन दे दी, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। हमें कोई दूसरी लीनियर इक्वेशन दी गई है, दी नहीं गई, हमें कोई दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है, खुद से लिखनी है। सच डैट ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन ऑफ पेयर इज फॉर्मेड, मतलब कोई ऐसी लीनियर इक्वेशन लिखनी है जो एक ऐसे, इसके नीचे एक ऐसी लीनियर इक्वेशन लिख दो या जो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाओ और पैरेलल लाइन और कांस्टेंट हो। मैं बताता हूँ आपको क्या कहना चाहता हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ। देखो इस तरह से क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 में हमें क्या दिया गया है, 2x + 3y - 8 है, -8, हाँ, -8 = 0। तो हमें ये एक इक्वेशन दी गई है, फर्स्ट इक्वेशन। तो कह रहा है कोई दूसरी इक्वेशन लिखो, और दूसरी इक्वेशन ऐसी लिखो कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाए। अब कैसे, अब देख लेते हैं। जैसे हम लिख देते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, आप जानते हैं कि A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। ठीक है, अब हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे जो हमारा A1/A2 इक्वल ना हो B1/B2 के। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं हम 4x + 7y + 11 = 0। अब देखो हमारा A1 क्या है और A2 क्या है। A1 है हमारा 2/4, इसको छोटा करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और B1/B2 ये कितना है, 3/7। अब देखो A1/A2 हमारा इक्वल नहीं आ रहा है, तो A1/A2 जब इक्वल नहीं आता है तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो
तो ये हो गई ना इंटरसेक्टिंग लाइन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इंटरसेक्टिंग लाइन ही पूछ रहा था। देखो फर्स्ट में क्या कह रहा था, इंटरसेक्टिंग लाइन ही कह रहा था, तो हमने इंटरसेक्टिंग लाइन करके दिखा दी। अब दूसरे क्वेश्चन में बोला पैरेलल लाइन। अब दूसरी कोई ऐसी इक्वेशन लेनी है कि वो पैरेलल हो जाए, ठीक है। आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हो अपने धोरे से, ठीक है, बट ऐसी लेनी होगी जो पैरेलल हो जाए। एक इक्वेशन हमें दे रखी है कि 2x, क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, एक इक्वेशन दी गई 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है। और पैरेलल को आपको पता है क्या होता है, हमारा a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, पर डज नॉट इक्वल होता c1/c2 के, ठीक है। तो इसको इक्वल कैसे ले सकते हैं हम, यहाँ पर ले सकते हैं 4x, ठीक है, प्लस 6y लिख देते हैं, ठीक है, और प्लस 9 = 0, ठीक है। अब आप देख रहे हो a1/a2, तो a1 हमारा 2/4 है, इसको छोटा करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। और b1/b2 है, इसको छोटा करेंगे 3/6 को छोटा करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ये तो इक्वल हो गए c1/c2 - 8/9, ये इक्वल नहीं हुआ। तो a1 हमारा a2 के इक्वल है, a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, पर डज नॉट इक्वल c1/c2 के। इसी को बोलते हैं हम क्या, पैरेलल लाइन। बस हो गया। अब गाइस इसी तरह से आपको क्या करना है, तीसरा क्वेश्चन करना है इसका, सिक्स का थर्ड पार्ट करना है कोइंसिडेंट लाइन का। इसमें आपको क्या करना है, कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, सब इक्वल होते हैं हमारे, a1/a2 के इक्वल होते हैं, b1/b2 के इक्वल होते हैं, और c1/c2 के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आपको तीनों इक्वल करके दिखा देना। कोई ऐसी इक्वेशन लेनी है जिससे तीनों इक्वल आ जाए, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, खुद ट्राई करना। अब क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या कह रहा है हमारे कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - 1 + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinate of the vertex of a triangle formed by these lines and the x-axis and the set by the triangular region. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। अब क्वेश्चन 7 में हमें दो इक्वेशन दी गई है। कौन कौन सी इक्वेशन दी गई है, एक दी गई है x - y + 1 = 0, ठीक है। दूसरी दी गई है 3x + 2y - 12 = 0, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि जैसा कि आप इन दोनों इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखोगे और y की वैल्यू 0 रखोगे, एक बार इसमें रखोगे और एक बार इसमें रखोगे, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0। जब आपको जो ग्राफ में आएगा ना, ग्राफ में क्या आएगा, ग्राफ में इस तरह से आएगा कि इस पॉइंट पर कटेगा, तो ये वर्टेक्स यही कह रहा है कि इस पॉइंट पर कटेगा। अब उसमें एक ट्रायंगल बन जाए, मतलब ऐसे पॉइंट कटेगा तो ट्रायंगल बन जाएगा। जैसे आपका यहाँ पॉइंट कट गया और ये पॉइंट कट गया, ठीक है, ये 3 पॉइंट कट जाएंगे। अब ये 3 पॉइंट पे आपको क्या लिखना है, अब आपको ऐसे लिखना है जैसे यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। जब आप इनको करके देखोगे तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट लिखना है, इस पॉइंट पे से 3 होगा मान लो, और इस पॉइंट पे 4 होगा, तो यहाँ पर लिखना है आपको 3,4। अब इस पॉइंट पे क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये लिखने हैं, ठीक गाइज, बस। और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही क्वेश्चन। थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें।